आप सभी का स्वागत है पीएससी अड्डा पर। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं 2017 का जो पेपर था हमारा जियोग्राफी का, उसके पार्ट 2 की। इससे पहले मैं पार्ट 1 में आपको 7 प्रश्न दे चुका था और यहाँ पर हम आज चर्चा करेंगे 8 से लगाकर 15 तक प्रश्नों की। तो हम यहाँ पर जैसे आप सभी को बताया और सीरीज में देख रहे हैं कि 3 मार्कर में आप उत्तर को अच्छे से कैसे लिख सकते हैं। तो कोशिश रहेगी आपका उत्तर जो है 3 और 3.5 या 4 लाइन तक जाए तो ठीक रहेगा। देखिए, इनका प्रश्न था कि दीप्ति प्रसारण अनुपात क्या है। अगर इस प्रश्न को अगर आप ऐसे, और शायद मुझे लगता है कि आप गूगल पर भी सर्च करें कि दीप्ति प्रसारण अनुपात, तो गूगल भी बता देगा नॉट फाउंड। लेकिन जब आप ये शब्द सर्च करते हैं अल्बेडो, या अल्बेडो आपने सुना भी होगा इससे पहले, तो फिर आप अपना आंसर क्लिक कर जाएंगे। तो मैं हमेशा की तरह कह रहा हूँ कि ये जियोग्राफी में जो ट्रांसलेट है इनका बिल्कुल गूगल से ट्रांसलेट कर रहे हैं, इसलिए आपको इतने भयंकर शब्द मिल रहे हैं। तो कोशिश करें कि आपको इंग्लिश और हिंदी टर्म दोनों पता हो। देखिए, इस उत्तर को हम ऐसे लिख सकते हैं, जिनको अल्बेडो के बारे में नहीं पता है तो वो जान लेते हैं कि किसी भी वस्तु की सतह पर विद्युत चुंबकीय विकिरण या सौर विकिरण के प्रतिबिंबित होने की शक्ति की माप को ही हम क्या कहते हैं, अल्बेडो कहते हैं। जैसे कि सूर्य की विकिरण का पृथ्वी सतह पर टकराना, मतलब किसी भी सतह हो गया, सरफेस हो गया, अगर वहां पर जो है सूर्य की या कोई भी प्रकाश किरण या विद्युत चुंबकीय किरण, कोई सी तरंग टकराती है, तो टकराने के दौरान वो किस माप के साथ में, किस स्पीड के साथ में, किस तीव्रता के साथ में या आयाम के साथ टकराई है, उस सभी की जो शक्ति होती है उसकी माप जिस रूप में की जाती है वह क्या कहलाता है, आपका अल्बेडो कहलाता है। ठीक है। हालांकि यह पृथ्वी के संदर्भ में ज्यादा देखा जाता है कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर आकर वापस टकराना, तो टकराने के दौरान जो क्रिया होती है उसे भी अल्बेडो कहते हैं, लेकिन वास्तविक जो डेफिनेशन उसकी यही होगी। चलिए, तो यहां तक आपको क्लियर होगा कि जो अल्बेडो है वह क्या है। अब उसके बाद इनका 9वां प्रश्न था कि भारत में भूमि सुधार को वर्णन कीजिए। हालांकि ये ऐसा लगता है कि ये प्रश्न इतिहास से लिया गया है, लेकिन फिर भी जब भूमि सुधार की बात आती है, कृषि जोत की आती है, तो यह जो आपका एक तरीके से कृषि भूगोल है, या जो कृषि भूगोल के अंतर्गत चैप्टर होता है, वहां पर यह प्रश्न आ जाता है। तो भारत में जब भूमि सुधार का वर्णन करना है, भूमि सुधार बहुत ज्यादा है, लेकिन आपको इसको 3 मार्कर के हिसाब से लिखना है तो डायरेक्ट आप लिख सकते हैं कि 1960 के दशक के पश्चात भूमि सुधार कार्य। तो भारत में जैसे विनोबा भावे का आपने नाम सुना होगा, जो धीरे धीरे हुए थे, और भारत सरकार ने फिर भी जो संपत्ति का अधिकार बाद में समाप्त किया, धीरे धीरे जमीन का समान वितरण किया, उन्हीं की यहाँ पर चर्चा आपको करनी है। तो खास पॉइंट लिख सकते हैं हम कि कृषकों एवं सरकार का प्रत्यक्ष जो संबंध, यानी कि बीच में जमींदार वगैरह हुआ करते थे, उनको समाप्त कर दिया और डायरेक्ट जो है सरकार के थ्रू कृषकों को पैसा मिलने लगा। बिचौलिए की समाप्ति, तो वही जो बीच में जमींदार हुआ करते थे, या जो महालवाड़ी रियायतवाड़ी व्यवस्था पढ़ेंगे तो गांव का एक मुखिया हुआ करता था, वह सबसे टैक्स वगैरह भी लेता था, वो भी समाप्त कर दिया, वो रहा ही नहीं तो लेगा कैसे। उसके बाद कृषि जोतों का समान वितरण, कृषि जोत से मतलब खेत होता है यहाँ पर। तो जो खेत है वह जिनके पास में लगभग 1000 एकड़ है, तो उस दौरान ये फिक्स कर दिया था कि कोई भी एक व्यक्ति 30 एकड़ है, उससे ज्यादा भूमि नहीं रख सकता। तो अगर 1000 एकड़ है तो 970 एकड़ लेकर वे किसान जिनके पास जमीन नहीं थी उनको बांट दी गई। उसके बाद महालवाड़ी जमींदार जैसी जो प्रथा है वो समाप्त कर दी गई। जोतों की चकबंदी, चकबंदी मतलब होता है कि अगर खेत अलग अलग है, मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति है जिसका एक खेत यहाँ पर है और एक खेत उसका यहाँ पर है, लेकिन एक और कोई दूसरा व्यक्ति उसका खेत यहाँ पर और एक खेत यहाँ पर है, तो यहाँ पर क्या होता है कि एक तरीके से रिप्लेसमेंट हो जाता है। ठीक है, ये व्यक्ति ये वाला खेत खरीद लेगा और ये वाला व्यक्ति ये खेत खरीद लेगा, ताकि यहाँ पर जिनके पास में जो निकटतम खेत है वह आ सके। और उसके बाद में एक था भूमि सहकारिता को बढ़ावा देना। तो सहकारिता से मतलब ये था कि मान लेते कोई 10 किसान है, उनके पास 10 एकड़ की जमीन है, तो सब मिलके 100 एकड़ की जमीन बना लेंगे और उस पर फिर सामूहिक रूप से खेती करेंगे, उसे कहेंगे सहकारिता। तो यहाँ पर ये कुछ खास पॉइंट थे भूमि सुधार को, जो उस दौरान भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए थे। तो अगर आप ऐसे इसको डायरेक्ट लिख देंगे तो यहाँ पर क्या है कि कम शब्दों में आप अच्छी बात कह जाएंगे। उसके बाद इनका अगला प्रश्न था कि वर्षा का प्रतिलोमन किसे कहते हैं। अगर आप पढ़ेंगे तो शायद आपने ताप प्रतिलोमन पढ़ा होगा, लेकिन वर्षा का प्रतिलोमन बहुत कम सुनने को मिलता है। प्रतिलोमन होता है कि किसी भी चीज का ह्रास होना, ह्रास दर होना, समय के साथ अगर उसमें जो है उसकी कुछ भी चीज हो सकता है, चाहे ताप हो, चाहे अगर आप स्पीडली दौड़ रहे तो आप धीरे धीरे दौड़ना कम कर देते हैं, किसी भी चीज का धीरे धीरे कम होना ही क्या कहलाता है, प्रतिलोमन कहलाता है। तो जब मानसूनी पवनों द्वारा किसी क्षेत्र में वर्षा हो जाने के पश्चात पहाड़ों से टकराकर ऊंचाई बढ़ने या संघनित बूंदों की कमी के कारण अगले क्षेत्र में वर्षा की कमी होने लगती है, वर्षा
प्रतिलोमन कहलाता है। अक्सर होता क्या है, जैसे कि मैं इन शॉर्ट समझाऊं तो ये पहाड़ होते हैं और पहाड़ से आपको पता होगा कि सबसे ज़्यादा पहाड़ी वर्षा होती है। तो जब ऐसी ये बूंदें ऊपर जाती है तो इस इलाके में तो अच्छी खासी वर्षा हो जाती है, लेकिन बाद में यहाँ क्या होता है कि अधिकांश वर्षा वो यहीं कर देती है। ईस्ट साइड वाला क्षेत्र जो क्या है वो उसमें कम वर्षा होती है। ठीक है, जैसे कि आपने वृष्टि छाया प्रदेश पढ़ा होगा, वो वाला कॉन्सेप्ट होता है कि धीरे धीरे, जैसे कि भारत में जो दक्षिण पश्चिम मानसून है राजस्थान तक पहुंचते पहुंचते लगभग अपना सारा पानी गिरा चुका होता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, वर्षा प्रतिलोमन। उसके बाद 11वां प्रश्न था केंद्रीय व्यापार क्षेत्र। केंद्रीय व्यापार क्षेत्र एक टर्म है जो एक अंतरराष्ट्रीय व्यापार के रूप में प्रयोग की जाती है। अब इसमें होता क्या है वो देख लीजिए आप। तो फर्स्ट पॉइंट हम लिख सकते हैं कि किसी भी नगर का वह क्षेत्र जहां व्यापार एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठान की सघनता हो। ठीक है, दूसरा यह प्राय मध्य होता है जहां मॉल, होटल, सिनेमाघर, पुस्तकालय मुख्य होते हैं, और तीसरा कारखाना या उत्पादन गतिविधि न्यूनतम होती है। देखिए केंद्रीय व्यापार क्षेत्र क्या होता है, हर शहर में एक होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मुझे जहां तक लगता है कि हर शहर में घंटाघर जरूर होता है, या कोई एक बाजार होता है जिसे अक्सर सदर बाजार या कुछ ना कुछ नाम जरूर होते हैं। वहां पर एक मेन मार्केट हर शहर में होता है, लगभग संभावना होती है कि उसके मध्य हो। तो वहां पर क्या होता है कि जहां पर खासकर आपको जितने भी दुकान हैं वो सारी मिल जाएगी, व्यवसायिक प्रतिष्ठान सारे मिल जाएंगे। उसके बाद में वहां पर आपको मॉल, होटल, सिनेमाघर, पुस्तकालय जो खास चीजें हैं वो भी मिल जाएगी। इसके अलावा वहां पर एक चीज है कि कारखाना या उत्पादन गतिविधि नहीं होती। कारखाने तो अक्सर शहर से बाहर होते हैं, तो ये हर शहर में होता है केंद्रीय व्यापार क्षेत्र। तो एक टर्म थी, और आज के उत्तर लिखने से ज्यादा बजाय मुझे आपको समझाने पड़ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि शायद ऐसा लगता है कि जो प्रश्न है ज्योग्राफी में वो बड़े ही दमखम से पूछ रहे हैं। ठीक है, हालांकि अगर आप ईमानदारी से ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो प्रश्नों को हल करना आसान हो जाता है। अगला प्रश्न था जेट स्ट्रीम को संक्षेप में परिभाषित कीजिए। जेट स्ट्रीम आपको बताना है, जब आप वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो वहां पर विश्व जलवायु में जेट स्ट्रीम या भारत में जो आपका नवंबर दिसंबर में जो मानसून आता है उसमें भी इसका योगदान होता है। इसके 3 पॉइंट हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि ये क्षोभ मंडल की ऊपरी परत या समता मंडल में तेज चलने वाली हवाएं। क्षोभ मंडल के लगभग अंत और जैसे समता मंडल स्टार्ट होता है वहां पर ये हवा क्या करती है, तेजी से चलती है। दूसरा, इनकी जो दिशा है वो कैसी होती है, पश्चिम से पूर्व की ओर होती है। ठीक है, फिक्स होता है, जैसे यहाँ पर मैप भी बना दिया है, और हमेशा जेट स्ट्रीम जो होती है वो इस वाले हिस्से में यहाँ बहती है। अगर भारत के संदर्भ बात करें, वरना ये हमेशा उत्तरी ध्रुव दक्षिण ध्रुव के निकटतम ही बहती है इस वाले क्षेत्र में। ठीक है, तो इनकी दिशा हमेशा किस साइड होती है, ऐसी होती, पश्चिम से पूर्व। देन उसके बाद में ये वायुयान जेट परिवहन में सहायक है, इसलिए जेट स्ट्रीम कहलाती। होता है क्या है कि इनकी रफ्तार लगभग 350 से 400 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। तो ऊपर क्या होता है, क्षोभ मंडल के ऊपर जो भी वायुयान उड़ रहे होते हैं उन वायुयान को क्या करती है, ये तेजी से ले जाने में सहायता करती है, उनका आसानी से परिवहन हो पाता है। तो इस कारण से क्या होती है, इनकी सहायता करती है। तो इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, जेट स्ट्रीम इसलिए कहा जाता है। चलिए, तो 12वां प्रश्न भी आपको क्लियर हुआ होगा। देन उसके बाद 2013 का जो प्रश्न है, प्रश्न 2017 का ही है, लेकिन 13वां नंबर का जो प्रश्न है वो उन्होंने पूछा था कि 2013 में उत्तराखंड में आकस्मिक बाढ़ के कारण, ये जो आपके सिलेबस में था 2014 में जब नया सिलेबस आया था, तब भूगोल के अंतर्गत आपदा प्रबंधन में ये कुछ जो बातें हैं खासकर जोड़ी गई थी, जैसे सुनामी है या उत्तराखंड में आकस्मिक बाढ़ है। ठीक है, चेरनोबिल त्रासदी है, उज्जैन की बाढ़ है, तो कुछ पर्टिकुलर जोड़े गए हैं, तो इन्हें भी पढ़ना रहेगा। हालांकि नए सिलेबस में तो नहीं है, फिर भी पूछ सकते हैं, कुछ कह नहीं सकते हैं। तो यहाँ पर आपको कारण बताने हैं, हालांकि इसके कारण बहुत बड़े हैं इसलिए हम इसे शॉर्ट में नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर 3 कारण हम लिख सकते हैं मोस्टली, कि अलकनंदा की सहायक नदियों में भूस्खलन के कारण अस्थायी झील निर्मित हो गई थी। ठीक है, उसके बाद हुआ क्या था कि अत्यधिक बारिश एवं बादल फटने से इन झीलों का अचानक टूटना। उसके बाद ये झील जो क्या हो गई थी, टूटने लग गई थी जब बादल फटे थे। तो अचानक से फिर क्या हुआ, इनका एक साथ पानी केदारनाथ मंदिर की ओर गया। देन उसके बाद तीसरा है कि पश्चिमी विक्षोभ एवं भारतीय मानसून का उत्तराखंड में अधिक सक्रिय होना। ये तारीख 16 जून की है, और भारत में हालांकि इस दौरान पश्चिमी विक्षोभ इतना सक्रिय होता नहीं है, लेकिन उस दौरान उस तारीख के आसपास काफी ज्यादा सक्रिय था। दोनों एक जगह सक्रिय थे, इस कारण से बहुत ज्यादा बारिश हुई और फिर बाढ़ आई थी। यहाँ पर जो मैं तारीख लिख रहा हूं नहीं पूछा है, फिर भी लिखने का रीजन इसलिए क्योंकि आगे एक और प्रश्न आने वाला है शायद 2018 के पेपर में ही, कि उत्तराखंड में आकस्मिक बाढ़ कब और
क्यों घटित हुई थी, ये पूछा गया है। तो उस क्वेश्चन को मैं डबल नहीं बताऊंगा आपको, यहीं से कवर करवा दूंगा। तो तारीख और ये बातें ध्यान रखिएगा, उसमें भी आपको यही लिखना रहेगा। उसके बाद अगला प्रश्न था गरहस्थी चालीसा किसे कहते हैं। तो गरहस्थी चालीसा ये भी जो आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी है उसके जलवायु मंडल वाला जो चैप्टर है वहां से पूछा है। तो पछुआ पौने होती वही क्या कहलाती है, गरहस्थी चालीसा कहलाती है। अब होता क्या है कि जो पछुआ पौने हैं, ठीक है, वो उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षाकृत दक्षिणी गोलार्ध में अधिक प्रचंड होती हैं तथा 40 से 50 डिग्री दक्षिण अक्षांश के मध्य, है ना, या दक्षिण अक्षांश में इन प्रचंड पवनों को गरहस्थी चालीसा कहा जाता है। जैसे आपने सुना होगा गरहस्थी चालीसा, प्रचंड 50 और चीखता 60। तो ये पृथ्वी का जो होता है गोलार्ध, इसके दक्षिणी साइड यहाँ पर जो पछुआ पवनें चलती हैं, इन पछुआ पवनों को ही कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर स्थली भाग कम होने से क्या करती हैं, तेजी से चलती है। और जो 40 से 50 डिग्री चलती है उसे हम क्या कहते हैं, गरहस्थी चालीसा। अब आज के अंतिम प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। अंतिम प्रश्न था अल नीनो और ला नीनो। देखिए अल नीनो ला नीनो दोनों को आप 3 नंबर में नहीं समझा सकते हैं, संभावना नहीं है। अगर दोनों को लिखने जाएंगे आप तो होता क्या है यहाँ पर कि अल नीनो ही अपने आप में बड़ा है, इसे शॉर्ट आप नहीं कर सकते। हालांकि ला नीनो अल नीनो का ही उल्टा होता है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सीधा लिख देंगे कि ला नीनो क्या है। तो पहले अल नीनो के बारे में चर्चा हम डिटेल में कर लेते हैं कि यह एक प्रक्रिया है जिसमें पेरू तट के निकट दक्षिण पूर्वी प्रशांत महासागर में जल का तापमान असामान्य रूप से बढ़ जाता है, जिसका भारतीय मानसून पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो अल नीनो क्या होता है, जैसे कि अगर आप देखेंगे तो जो दक्षिण अमेरिका होता है, दक्षिण अमेरिका का ये वाला हिस्सा होता है, यहाँ पर जो ठंडी पवनें चलती हैं उनका तापमान अचानक बढ़ जाता है, वाष्पीकरण ज्यादा यहाँ हो जाता है, तो भारत में मानसून सही से पहुंच नहीं पाता। ला नीनो तो यहाँ पर हम सीधा लिख दिया है कि यह अल नीनो के पूर्णतः विपरीत प्रक्रिया है। हालांकि जैसे कि अगर आप ला नीनो में लिखेंगे तो इसमें यही बात आती है कि जहां अल नीनो में यहाँ पर जो तापमान ज्यादा होता है, ला नीनो में बहुत कम हो जाता है, और इससे जो भारतीय मानसून उस पर बाढ़ आने की संभावना होती है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, सीधा लिख दिया कि ला नीनो किसे कहते हैं। तो साथियों आज का वीडियो हमारा यहीं समाप्त होता है, और आज के क्वेश्चन लिखने से ज्यादा मुझे समझाना चाहिए कि थे क्या, क्योंकि आज थोड़ा लिखने में भी ज्यादा आया है, प्रश्न भी उस हिसाब से पूछे थे, तो फिर मैंने आपको इन्हें समझाना भी सही लगा। चलिए तो कल मिलते हैं फिर हम 2018 के 2 दिन बाद 18 के प्रश्न, यानी कि कल और परसों और रहेंगे 3 मार्कर। देन उसके बाद में फिर हम 2014 के जो 10 मार्कर है वो स्टार्ट करने वाले हैं, और वहां पर मैं एक एक प्रश्न लाने वाला हूं, क्योंकि उन प्रश्नों को लिखने के साथ में समझाना भी मुझे रहेगा। चलिए साथियों, तो मेरा वीडियो यहीं समाप्त होता है। मैं आपका दोस्त भूपेंद्र सिंह चंद्रावत आपसे वर्तमान में विदा लेता हूं। धन्यवाद।